लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर एवोल्यूशन। चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। की जो ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी होती है ना, ये लाइफ फॉर्म्स की, जो अर्थ पर लाइफ फॉर्म्स हैं, ठीक है, लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, अर्थ पे जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है ना, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है। मतलब जितनी भी लाइफ फॉर्म जोन से भी टाइम पर आई थी, उनकी बारे में स्टडी करता है। एवोल्यूशन क्या होता है? फ्लोरा में, कि कौन से भी प्लांट एनिमल में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिले। मतलब पहले ये प्लांट ये था, अब वो चेंज होकर न्यू स्पीशीज बन गया। क्या एवोल्यूशन, क्या चेंजेस आए हैं प्लांट में, फ्लोरा फोना एनिमल्स में, जो हुए हैं अक्कर मिलियन ऑफ ईयर्स ऑन अर्थ। जो मिलियन ऑफ ईयर्स अर्थ से हुए हैं जो चेंजेस, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी उसी जो चेंजेस हुए हैं, जो लाइफ फॉर्म्स आई है, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना, उसको एवोल्यूशनरी बायोलॉजी बोलते हैं। वी मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ। हमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या होता है कि अर्थ का पहले एवोल्यूशन होना, फिर स्टार्स का बनना, इंडीड ऑफ द यूनिवर्स का बनना, खुद अर्थ का एवोल्यूशन होना, स्टार्स का कैसे हुआ है, ये सब कुछ, इन चीज़ों के बारे में हमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड व्हाट फॉलो इज द लॉन्गेस्ट ऑल द कंस्ट्रूड एंड कंजर्ड होते हैं एक अंदाज़ा लगाने वाली और एक पूरी प्रॉपर जो स्टोरी होती है, कि जितनी भी अपनी बनाई बुनी कहानी है जो है सच में, उन चीज़ों के बारे में होना। ठीक है, ये स्टोरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, एंड किस तरह लाइफ ओरिजिनेट हुई है और किस तरह लाइफ फॉर्म का एवोल्यूशन हुआ है, या बायोडाइवर्सिटी का, स्पीशीज का वो हुआ है ऑन प्लेनेट अर्थ इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द एवोल्यूशन। मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरह अलग अलग चीज़ें, हमारा यूनिवर्स आया है, हमारी लाइफ आई है, हमारा अर्थ बना है, हमारे स्टार्स बने हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। एंड फ्लोरा फोना में क्या चेंजेस आया मिलियन ऑफ ईयर्स, उसको व्हाट फॉलो इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूट, मतलब जो एक प्रॉपर स्टोरी है, सही स्टोरी है, कंजक्टेड अंदाजा लगाने वाली स्टोरी है, ये स्टोरी फॉलो करती है। ये स्टोरी है एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। मतलब इस चैप्टर में हम ना अर्थ क्या, कैसे ओरिजिन हुआ है, किस तरह उस पर लाइफ आई है, किस तरह यूनिवर्स बना है, किस तरह स्टार बना है, कौन सा पहला ऑर्गेनिज्म था, कौन सा दूसरा था, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह के ऑर्गेनिजम्स थे। ओरिजिन ऑफ लाइफ, व्हेन वी लुक एट द स्टार्स ऑन द क्लियर नाइट स्काई, जब हम स्टार्स को देखते हैं ना स्काई में, तो हम बैक टाइम पे देख रहे हैं। मतलब जो आपको स्टार दिख रहा है, जो रात को आप देखते हो मान लो, तो वो स्टार एक्चुअल ने उसने अपनी लाइट, अपनी जर्नी ना बिलियन, लाखों साल पहले स्टार्ट की थी, और अब वो आपको आगे दिख रहा है। ठीक है, उसने हैड स्टार्टेड इस जर्नी मिलियन ईयर्स अगो, उसने मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट की थी, और अब आपको वो दिख रहा है। मतलब जब हम स्टार को देख रहे हैं ना, वी आर एक्चुअली पीपिंग इनटू द पास्ट। सो व्हेन वी लुक एट द स्टार्स ऑन अ क्लियर नाइट स्काई, हम बैक टाइम में देख रहे हैं। स्टेलर डिस्टेंसेस होते हैं, जो स्टेलर डिस्टेंस होते हैं, जो स्टार वगैरह के, जो अर्थ वगैरह के डिस्टेंस होते हैं ना, उनको बोला जाता है, एंड ये लाइट में मेजर किए जाते हैं। स्टार्स के, प्लैनेट्स के जो इनके डिस्टेंसेस होते हैं ना, इसको लाइट ईयर में मेजर किया जाता है, याद रख लेना। वेन वी सी एन ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं अपने आसपास की सराउंडिंग में, ठीक है, हुज मेटेड लाइट जर्नी, जब हम व्हाट वी सी टुडे इज एन ऑब्जेक्ट हुज रिलेटेड, जो अब हम देख रहे हैं, उसने काफी टाइम पहले लाइट अपनी एनर्जी स्टार्ट की थी, एंड ट्रिलियन ऑफ ईयर्स किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट, हमारे यहाँ इसमें पूछ रहे हैं। सो हाउ एवर व्हेन वी सी, जब हम अपने आसपास की सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ना, वो एक्चुअल में अभी प्रेजेंट में है, हम उसको अभी देख ले रहे हैं, हैंस प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं। जब हम अपने आसपास की चीज़ें देख रहे हैं, मान लो कि हमारे पास को टेबल है, चेयर है, इन चीज़ों को एक्चुअली में दे आर प्रेजेंट। बट जब हम स्टार्स को देखते हैं ना, हम पास्ट में देख रहे हैं, क्योंकि स्टार को जो अब हमें अब दिख रहा है, उसने अपनी जर्नी मिलियन ऑफ ईयर स्टार्ट की थी, एंड ट्रिलियन ऑफ ईयर किलोमीटर अवे से स्टार्ट की थी, और जो हमें अब दिख रहा है। सो एक्चुअली वी आर रीपिंग इनटू द पास्ट। ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, की किस तरह लाइफ का ओरिजिन हुआ, ये एक यूनिक इवेंट होता है हमारे यूनिवर्स की हिस्ट्री में। ठीक है, किस तरह लाइफ आई, ओरिजिन की, ओरिजिनेट हुई, वो एक यूनिक इवेंट है हमारे हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में। यूनिवर्स काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है, रिलेटिवली स्पीकिंग। अर्थ इज ओनली स्पेक्ट, मतलब अर्थ तो एक छोटे से तिनके के हिसाब से, अगर हम यूनिवर्स को देखें, एक छोटा सा तिनका है एज कम्पेयर टू द यूनिवर्स। ठीक है, सो यूनिवर्स इज वेरी बिग, अर्थ जो है उसके सामने कुछ भी नहीं है, एंड यूनिवर्स काफ़ी ओल्ड है, अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स। आपको पुरानी एनसीईआरटी में 20 बिलियन लिखने को मिलेगा, बट अब क्या है 20। सो एक तो ये यूनिवर्स बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा है, अर्थ उसके सामने एक छोटा सा तिनका स्पेक है, एंड ये अर्थ जो हमारा, जो ये यूनिवर्स है, काफ़ी ओल्ड है, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो ओल्ड है। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज करते हैं यूनिवर्स को, कि गैलेक्सीज इकट्ठे मिलके क्या बनाती है, यूनिवर्स बनाती है। अब गैलेक्सीज में क्या क्या देखने को मिलता है? स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैसेस, डस्ट,
ये जो सन होता है, ये चीज़ें भी सन वगैरह, अर्थ हो गए, ये सारी स्टार्स के अंदर ही आती है, ठीक है। सो हमने बोला कि यूनिवर्स को कौन बनाता है? गैलेक्सी का झुंड। गैलेक्सी में आपको स्टार, क्लाउड ऑफ गैसेस, डस्ट वगैरह देखने को मिलता है। कंसिडरिंग द साइज ऑफ द यूनिवर्स, अर्थ इज इन रिस्पेक्ट, वही सेम लाइन है कि अगर हम यूनिवर्स का साइज देखें, अर्थ उसके सामने एक छोटा सा एक तिनका है। बिग बैंग थ्योरी जो थी ना, ये हमें अटेम्प्ट करती है टू एक्सप्लेन एज अ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, की ये हमें बताती है किस तरह यूनिवर्स आया। ये हमें बताता है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, किस तरह यूनिवर्स ऑरिजिनेट हुआ। इट टेक्स ऑफ अ सिंगुलर, इसने बोला बिग बैंग थ्योरी ने कि एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, सिंगुलर एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, की जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा वो हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? यूनिवर्स ने एक्सपैंड करना शुरू किया एंड उसके बाद टेम्परेचर कम है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया ना, उसी तरह टेम्परेचर भी नीचे आना शुरू हो गया। सो अगर हम देखें, पहले क्या हुआ? एक अनइमेजिनेबल क्या हुआ? अनइमेजिनेबल अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? यूनिवर्स एक्सपैंड किया, और यूनिवर्स जब एक्सपैंड हुआ ना, तो टेम्परेचर कम हुआ। टेम्परेचर केम डाउन। हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह ये कुछ टाइम के बाद बने, ठीक है। टेम्परेचर कम हुआ, फिर हाइड्रोजन और हीलियम बने, एंड गैसेस ना, जो ये गैसेस थी, ये ग्रेविटेशन के अंदर कंडेंस्ड हुई, एंड इन्होंने गैलेक्सीज बनाई हमारे प्रेजेंट यूनिवर्स की। तो हमने बोला पहले इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद क्या हुआ? यूनिवर्स एक्सपैंड करा। यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ ना, मुझे इसका एक अलग, सो हमने क्या बोला कि हमारा पहले एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ पहले, ठीक है, और जो अनइमेजिनेबल था। फिर यूनिवर्स एक्सपैंड करता गया, टेम्परेचर कम हुआ, जैसे जैसे जो कोई चीज़ एक्सपैंड करती है ना, टेम्परेचर कम होता जाता है। हमारा हीलियम और हाइड्रोजन बने एंड गैसेस कंडेंस्ड होगी, एंड ये गैसेस कंडेंस करके क्या बना दिया? गैलेक्सीज बनानी शुरू कर दी इन्होंने। प्रेजेंट डे यूनिवर्स की जो गैलेक्सीज है वो बनानी शुरू कर दी, ठीक है। अब फिर आया कि सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी में, जो मिल्की वे गैलेक्सी है, मतलब जो हमारे अर्थ, जिसमें हमारा अर्थ है, हमारी गैलेक्सी है, अर्थ वाज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। सोलर सिस्टम ऑफ उस पे अर्थ जो था ना, वो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बनने वाला था, बट बन चुका था, ठीक है। ये हैव बीन सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट इतने बैक बनने वाला था। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, पहले की अर्थ में ना कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया वगैरह, ये मोल्टन मासेस जो हमारे सरफेस को कवर करके रख रही थी ना अर्थ के, वहां से हमारा ये वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया वगैरह निकलना शुरू हुआ। यूवी रेज ने इकट्ठे मिलकर हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, पानी को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ा, एंड लाइटर H2 एस्केप कर दिया, एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके अमोनिया एंड मीथेन के साथ पानी और CO2 और अदर चीजें बनाना शुरू कर दिया। अजोन लेयर फॉर्म्ड हुई एज it cooled the water vapor fell as rain. Ozone layer was formed. Ozone layer तब बनेगी जब आपके पास फ्री ऑक्सीजन होगा, ठीक है। सो टू फिल ऑल द डिप्रेशन, जैसे ही ठंडा हुआ ना, पानी वेपर जो था ना, वो वाटर वेपर था, वो एज अ रेन की तरह बहना शुरू हुआ, एंड उसने जितने भी गड्ढे वगैरह थे, उन्होंने ओशंस बनाना शुरू किए। लाइफ हुई, मतलब 4.5 बिलियन साल पहले हमारा अर्थ आया, अर्थ पर लाइफ 500 ईयर बाद आई, मतलब 4 बिलियन ईयर्स बैक हमारी अर्थ आई, ठीक है। क्या था? मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे अब हम। मिल्की वे गैलेक्सी जो थी ना, हमारी अर्थ थी, उसमें जो अर्थ था ना, कितने टाइम पहले बना? अर्थ हमारा 4 बिलियन ईयर्स अगो बना। इस अर्थ पे आपको नो एटमोस्फेयर, मतलब ऑक्सीजन नहीं देखने को मिलेगा, और वाटर वेपर देखने को मिलेगा। वाटर वेपर, मीथेन हो गया, मीथेन CH4 मीथेन होता है, अमोनिया देखने को मिलेगा, NH3, एंड CO2 देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये कहाँ से देखने को मिलेगा? फ्रॉम, ये रिलीज होगा फ्रॉम मोल्टन मासेस से। वो मोल्टन मासेस जिन्होंने अर्थ को कवर करके रखा था। मोल्टन मासेस कवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, कवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो H2 वगैरह ये चीज़ें आपको कहाँ से मिली? इन चीज़ों से मिली। एंड उसके बाद हमारा जैसे जैसे ठंडा होना शुरू हुआ ना, टेम्परेचर हमारा, वहाँ से ऑक्सीजन और यूवी रेज आई, ठीक है। यूवी रेज थी, यूवी रेज में ना पहले आपको ऑक्सीजन नहीं देखने मिलेगा। ओजोन लेयर, याद रखना, ओजोन लेयर
ओजोन लेयर formed only if there is free O2। अगर आपको फ्री ऑक्सीजन देखने को मिलेगा ना तब, क्योंकि ओजोन लेयर बनता कैसे, इसको इकट्ठे मिला के O3, अभी तक फ्री ही नहीं था। अब यूवी रेज थी, मान लो यूवी रेज ने क्या किया, पानी को तोड़ा, वाटर को तोड़ा, हाइड्रोजन में प्लस O2 में। अब ये जो था ये एस्केप कर गया, और जो ये था ये हमारे NH3 अमोनिया प्लस CH4 या किसी के साथ, इन चीज़ों के साथ कंबाइन करके CO2 प्लस वाटर बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये लाइनें हमने अभी तक पढ़ी इस पैरे में कि हमारा जो यूनिवर्स था वो 13, पहली बात तो यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पहले बना। काफ़ी गैलेक्सीज थी उसके अंदर, हर गैलेक्सी जो थी, ये गैलेक्सीज ने हमारा ये यूनिवर्स को बनाया। ठीक है, सो गैलेक्सीज ने ही हमारे यूनिवर्स को बनाया। अब गैलेक्सीज जो थी ना, गैलेक्सीज में आपको स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैसेस डस्ट देखने को मिला। साइज का जो मतलब अगर हम यूनिवर्स का साइज देखें, अर्थ उसके सामने एक तिनके के बराबर है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी ने बोला एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि यूनिवर्स एक्सपैंड करता गया, टेम्परेचर कम होता गया, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस बनी जो कंडेंस्ड होगी ग्रेविटेशन के अंदर आकर। अब इन्होंने गैलेक्सीज बनाई, ये जो कंडेंस इन्होंने गैलेक्सीज बनाई। अब मिल्की वे गैलेक्सीज में अर्थ ना 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बना, और यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, पानी वाटर वेपर था। वाटर एक्चुअल में नहीं था क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो वो एक वेपर्स बन जा रहे थे। मीथेन था, अमोनिया था, हमारा अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह था। ठीक है, ये किससे बन रहा था, मोल्टन मासी से बन रहा था, जो कवर करके रख रही थी सरफेस को। यूवी रेस ने पानी को तोड़ा, यूवी रेस सन से आई, उसने पानी को तोड़ा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और जो लाइटर ऑक्सीजन था वो एस्केप कर दिया, ऑक्सीजन जो था लाइटर हाइड्रोजन था एस्केप कर दिया। ऑक्सीजन हमारा अमोनिया के साथ एंड हमारे मीथेन के साथ मिलकर CO2 एंड उसने पानी बनाना शुरू कर दिया। ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड। ओजोन लेयर अभी नहीं बनेगी, ओजोन लेयर तब बनेगी जब ऑक्सीजन आएगा, बट ओजोन लेयर तब बनी जब फ्री ऑक्सीजन आना शुरू हुआ। अभी कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं था, पर जैसे ही ये कूल डाउन हुआ हमारा, वाटर वेपर ने क्या कर दिया, वाटर वेपर जो थे, जैसे थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ, वाटर वेपर जो थे पानी रेन की तरह गिरना शुरू हुए। उन्होंने करोड़ों सालों मतलब लाख सालों तक हमारी बारिश होती रही, एंड उस बारिश से क्या हुआ, हमारा इतनी ज़्यादा बारिश हुई, फिर उस बारिश से हमारे जो गड्ढे थे ना, जिसको हम ओशंस बोलते हैं आजकल, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, ये उसी से ही बने क्योंकि काफ़ी टाइम तक बारिश होती रही, उन्होंने सभी गड्ढों को भर दिया। लाइफ आई। अब लाइफ आई कब, रुको, यहाँ पर क्या आएगा, लेट मी, पहले मुझे इस चीज़ को करने दो। यहाँ पर गैलेक्सीज बनी, हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज के बारे में किया हमने। ठीक है, ये हमारा ओजोन लेयर के बारे में था। ओजोन लेयर अभी नहीं बनेगा जब हमारा फ्री ऑक्सीजन आएगा, एंड यूवी रेस के बारे में था। फिर एक चीज़ यहाँ पर हमारा कि हमने अभी तक पढ़ा कि हमारी ये यूनिवर्स कब बना था, यूनिवर्स 4.5 बिलियन साल पहले बना था। आफ्टर करते ना, ओके। सो यूनिवर्स हमारा, यूनिवर्स का वो कितना था, पहले आपको पहले डेट पढ़ाती हूँ। यूनिवर्स हमारा 13.8 बिलियन ईयर्स अगो था। हमारा अर्थ जो था, हमारा अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो था, और उसके ऊपर लाइफ जो थी ना, लाइफ अपेयर हुई थी 4 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 500 साल बाद जाके, 500 ईयर्स के बाद जाकर आपकी क्या हुई, लाइफ अपेयर हुई थी। अब हम थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ थ्योरीज आई थी किस तरह लाइफ हमारी पहले आई। सो डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, की कोई दूसरी जगह से आई है। कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि लाइफ ना दूसरी जगह से, कोई दूसरे प्लेनेट से हमारे ऊपर गिरी है। अर्ली ग्रीक का मानना था कि यूनिट ऑफ लाइफ जिसको स्पोर्स बोलते थे, वो डिफरेंट प्लेनेट से ट्रांसफर हो रहे थे, इंक्लूडिंग अर्थ। उन्होंने बोला एक यूनिट थी लाइफ की जिसको स्पोर्स कहा, कि वो एक दूसरे प्लेनेट से हमारे अर्थ पर आ गई। और सम साइंटिस्ट बिलीव, ये कौन कौन से ग्रीक मानते थे, इंक्लूडिंग पैंसपर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं उनका अभी भी ये आइडिया कि इसको पैंसपर्मिया थ्योरी बोलते हैं, कई लोग अभी भी इस चीज़ को मानते हैं। फिर काफ़ी टाइम तक ये बोला गया कि लाइफ ना डिकेइंग एंड डेड रोटिंग मैटर से, लाइक स्टो एंड मड से आई है, इसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुआ क्या।
ये जो था ना कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से आई है कि ये इसको किस तरह किया गया। उसने एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी एक टी शर्ट ली एंड टी शर्ट को अच्छे से पसीने वगैरह से किया, उसमें मिट्टी वगैरह डाली और उसको एक वहाँ पे रख दिया, गेहूं के भूसे वगैरह फोल्डर वगैरह में रख दिया, ठीक है। अब वहाँ से क्या हुआ, उसने देखा कि हमारी न्यू लाइफ आई होगी, बट जैसे ही उसने दरवाजे को बंद किया, उसके बाद जब खोला उसने देखा कि कुछ वो आए उसमें न्यू माउसेज आने शुरू हो गए। उसके हिसाब से था कि ये हमारा डेड एंड डिकेइंग मैटर से था ना, वहां से आना शुरू हुआ। बट एक्चुअल रीजन ये नहीं था कि वहां से, वो यहाँ पर कोई ना कोई पहले से ही देयर आर सम, पहले से ही आपको कुछ माउसेस होंगे जिन्होंने रिप्रोड्यूस करके और बना दिया होगा। बट उसके हिसाब से, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के हिसाब से, कि जो लाइफ है वो, ये बोला गया कि लाइफ डेड एंड डिकेइंग मैटर से आई है, स्ट्रो एंड मड से। इसको थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोला जाता है। लुईस पैस्चर ने इसको एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट भी किया कि लाइफ ना सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है। उसने एक स्टरलाइज फ्लास्क लिया, उसने एक फ्लास्क लिया, लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम उस पर, उसने क्या लिया, एक फ्लास्क, मैं आपको करके दिखाऊंगी अभी। उसने एक फ्लास्क लिया और उसने देखा कि वहां पर ना उसने किल्ड यीस्ट डाला, कुछ ना कुछ मीडियम वगैरह डाला, एंड उसने ऊपर से उसको ना, मतलब कोई स्टोराइज का होता है, मतलब कोई बैक्टीरिया वगैरह ना आ पाए, और उसने देखा वहां पर कोई लाइफ नहीं आई। बट जब उसने उसको, उसने दूसरा फ्लास्क लिया जिसको ओपन कर दिया एयर में, जिसमें हवा आ पा रही थी अच्छे से, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह जम आ रहे थे, उसने उसमें भी किल्ड यीस्ट वही कंडीशन की। बट इस बार हमारे उसमें ऑर्गेनिज्म दिखे। इसका मतलब जो उसने बोला कि डेड एंड डिकेइंग से आ रहा है, विच वॉज रॉन्ग, क्योंकि किल्ड यीस्ट तो उसने डाला दोनों में, बट जिसमें हवा वगैरह, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आ रहे थे उसमें लाइफ आ गई, और जिसमें नहीं थी तो उसमें नहीं आई। सो उसने दूसरा फ्लास्क ओपन टू एयर के, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म किल्ड यीस्ट से आ गए। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसमिस कर दिया गया वंस फॉर ऑल एंड डिड नॉट हैव एंड से। अभी भी हमें ये नहीं पता लगा किस तरह पहली लाइफ आई, ठीक है। ये तो था कि लाइफ्स के बारे में। अभी क्या थे, थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ कौन कौन सी थ्योरी है, पेंसपर्मिया, ठीक है। पेंसपर्मिया, पहले पेंसपर्मिया जो था ना, उन्होंने बोला कि यूनिट ऑफ लाइफ, जो लाइफ की एक यूनिट है जिसको बोला स्पोर बोला गया, ये ट्रांसफर हुए, वर ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लेनेट इंक्लूडिंग अर्थ, ठीक है। अब इंक्लूडिंग अर्थ, उन्होंने लगा कि उनको यहाँ से हमारी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, अगर राइटिंग नहीं समझे फिर भी, कि लिखा गया कि यूनिट ऑफ लाइफ स्पोर्स ना डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट से आए, इसको पेंसपर्मिया थ्योरी बोलते हैं। अभी भी कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ये चीज़ मानते हैं, ठीक है। अब फिर थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया के बाद आई थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोलती है कि लाइफ ना कम फ्रॉम, लाइफ कम कहाँ से आती है, लाइफ कम फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसको क्या हो गया पेन को, डेड एंड डिकेइंग मैटर से आती है, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल स्ट्रो, मड हो गया। और इसको डेमोन्स्ट्रेट किसने किया था, इट वॉज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड, लुईस पैस्चर ने, लुईस पैस्चर इसके ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके प्रूफ दिया, ठीक है। ये थ्योरी ऑफ, इसने प्रूफ दिया था, ठीक है। कैसे, उसने एक फ्लास्क लिया, मान लो ये फ्लास्क था, ठीक है, ये ऐसे फ्लास्क था, इसमें किल्ड यीस्ट वगैरह डाली, किल्ड यीस्ट मीडियम वगैरह कुछ था, ग्रो किया, उसमें यहाँ डाला। अब ये प्री स्टरलाइज्ड था, मतलब नो बैक्टीरिया, कोई आपको बैक्टीरिया वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी तरीके का माइक्रोब्स नहीं देखने को मिलेगा, नो माइक्रोब्स कोई भी तरीके का। अब और दूसरा ये वाला लिया, और इसने देखा कि अकॉर्डिंग टू हिम कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से आना चाहिए, तो उसने किल्ड यीस्ट डाला, बट नो लाइफ अपेयर, कोई भी लाइफ अपेयर नहीं हुई। और उसने दूसरा डाला ऐसे, अब इसमें किल्ड यीस्ट थी, इसमें भी किल्ड यीस्ट थी,
और बट ये इसमें ये चेंज आया कि ये ओपन थी एयर में, इसमें हवा आ रही थी अच्छे से और इसमें लाइफ एग्जिस्ट हुई। सो इससे हमें ये पता लगा कि जो थ्योरी थी ना स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, इट वाज डिस्कार्डेड, कि ये तो नहीं है कि उसने जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में बोला था कि लाइफ डेड एंड डिकेइंग मैटर से आती है, तो इट वाज रॉन्ग, कि उससे नहीं आती है, हमारी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। याद रख लेना, लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम, इसने डेमोस्ट्रेट किया कि लाइफ सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग से ही आती है। यहाँ पर लिख देती हूँ, अकॉर्डिंग टू हिम लाइफ एग्जिस्ट कम फ्रॉम, इसमें लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ये आपको जो पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है ना लाइफ, उसी से ही आती है अकॉर्डिंग टू हिम। ये तो है ही, जो पहला वो रिप्रोड्यूस करेगा और वहां से दूसरी लाइफ आएगी। सो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आपको लाइफ देखने को मिलेगी। अब आई अगली थ्योरीज की, अभी भी ये पता नहीं लगा पहला ऑर्गेनिज्म कैसे आया अर्थ पर, ठीक है। इसके लिए ओपेरन ऑफ रशिया, रशिया का ओपेरन, एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड, उसके बाद इसने इंडिया में ही रहना शुरू कर दिया था हेल्डेन ने, पर ओपेरन एंड इन दोनों ने मिलके फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड है, उसने बोला कि पहली फॉर्म ऑफ लाइफ ना प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आ सकती है, ठीक है। सो उसने बोला अपेरन एंड हेल्डे ने, इसके ये ए बायोजेनेसिस, मतलब ये थ्योरी थी जो अभी तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, इसको ए बायोजेनेसिस थ्योरी भी बोला जाता है, याद रख लेना। बट अपेरन हेल्डे ने कहा कि ये पहली किससे आती है, कि प्री एग्जिस्टिंग जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं ना, वहां से आती है। दैट द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वॉज प्रिसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन, मतलब पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे एंड इनऑर्गेनिक से हमारा ऑर्गेनिक बनेंगे, ऑर्गेनिक से हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, और वहां से लाइफ फॉर्म आएगी। सो ये था रशिया एंड होल्डन का कि ये एक ऑर्गेनिक प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ बनती है, लाइक आरएनए एंड प्रोटीन से बनती है। एंड दैट द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन से फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक, अभी बताया ना, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे, उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनेंगे, फिर जाकर आपको लाइफ देखने को मिलेगी। कंडीशन जो थी ना अकॉर्डिंग टू हिम, की अर्थ की कंडीशन क्या थी उस टाइम पर, हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म्स थे, रिड्यूसिंग टेम्परेचर था कंटेनिंग, जिसमें आपको एनसेल वगैरह देखने को मिलता है। 1953 में एसएल मिलर ने यही चीज़ की, अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसने यही सिमिलर कंडीशन अपनी लैब में की, एंड उसने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया इन अ क्लोज्ड फ्लास्क में कंटेनिंग ये सारी चीज़ें एंड वाटर वेपर एट 800, ठीक है। उसने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया अपनी उसके उसमें, जब आपको CH3 NH3 एंड H2 था, वाटर वेपर था एट 800 डिग्री सेल्सियस पे। उसने देखा अमाइनो एसिड्स बनने शुरू हुए। सिमिलर एक्सपेरिमेंट ने देखा और सिमिलर उस पे, तो उसमें हमने देखा कि शुगर बनना शुरू, नाइट्रोजनस बेसिस बनने शुरू हुए, पिगमेंट्स फैट्स बनने शुरू हो चुके थे। सो ये चीज़ तो सही होगी, एसएल मिलर ने एक्सपेरिमेंट, एसएल मिलर ने एंड यूरे ने, दोनों ने इकट्ठे मिलकर किया था, बट नाम एनसीईआरटी में सिर्फ एसएल का है, मिलर का है। सो उसने क्या किया, पहले क्या आए थे ओपेरन एंड हेल्डिथ, उन्होंने कहा कि लाइफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिक प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनती है, मतलब पहले इनऑर्गेनिक होता है, फिर ऑर्गेनिक होता है, फिर कॉम्प्लेक्स। मतलब मान लो कि कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, वहां से हमारे कोई अमाइनो एसिड वगैरह चीजें बनेगी, अमाइनो एसिड्स हो गया, वहां से फिर मेरे क्या बनेंगे, प्रोटीन हो गया, आरएनए को, ठीक है, फिर जाकर हमारी लाइफ बनेगी अकॉर्डिंग टू हिम। ये केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी थी। फिर इसको एसएल मिलर ने एक्सपेरिमेंट करके दिया। उसने पहले बोला था उन्होंने कि कंडीशन क्या थी, हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म्स हो रहे थे, CH4 NH3 ये चीज़ें थी, और उसने यही सेम एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लिया, करा एक ट्यूब के अंदर, वाटर वेपर था 800 डिग्री सेल्सियस, CH4 NH3 H2 था, और उसने देखा अमाइनो एसिड बननी शुरू है, फैट्स, पिगमेंट्स, ये चीज़ें बननी शुरू हो गई थी। अब एनालिसिस जब की ना, एनालिसिस की हमारे मेट्रियोट कॉन्टेंट की, उन्होंने यही चीज़ देखने को मिले, दैट सिमिलर प्रोसेसेस कहीं और पे भी हो रहे हैं। जब हमने मेट्रियोट जो होता है उसकी एनालिसिस की, तो उनने देखा कि यही सेम प्रोडक्ट उसमें भी है, तो इसका मतलब यही चीज़ें कहीं और जगह पे भी हो रही हैं। सो विद दिस लिमिटेड एविडेंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्ज्यूट स्टोरी, मतलब जो अपना अंदाजा था ना कि केमिकल एवोल्यूशन मोर और लेस एक्सेप्टेड थी, पूरा भी नहीं माना गया, बट ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है होता है ऐसा। एक बार लिखूंगी मैं यहाँ पर ही, सी, ये एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, इसके ऊपर स्पार्क डिस्चार्ज के, इसमें यहाँ पर सारी चीज़ें डाली। कंडेंसर था, मतलब जो गर्म पानी था, वो यहाँ से ठंडा पानी आ रहा था, गर्म पानी जो यहाँ से बाहर लेकर आ जा रहे थे, वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर आने शुरू हुए, वाटर कंटेनिंग कंपाउंड वगैरह थे, एंड बॉइलिंग वाटर था। ये इस कंडीशन करके उसने क्या किया था, केमिकल एवोल्यूशन को प्रूव करने किया था। ये मिलर का एक्सपेरिमेंट था, यूरे भी था, याद रखना।
सो एक बार मैं बताती हूँ कौन कौन सी थी थ्योरी। थ्योरी अब आई थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। अब तो ये तो पता लग गया कि कुछ ना कुछ मतलब कि प्री एग्जिस्टिंग कोई लाइफ थी, वहां से हमारे आई। अब आया लुईस पैस्चर ने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया। अब आया केमिकल एवोल्यूशन की पहली लाइफ कैसे हुई, ठीक है। डिड हाउ हाउ फर्स्ट लाइफ फॉर्म अपेयर, हाउ फर्स्ट लाइफ फॉर्म, किस तरह पहली लाइफ फॉर्म जो थी ना आनी शुरू हुई, मतलब जो दिखी हमें पहली लाइफ फॉर्म, ठीक है। इसमें आएगा, ये किसने किया था थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, ओपेरन ने, रशिया का था। एनसीईआरटी में लिखा है हेल्डेन जो था इंग्लैंड का था। इसने दोनों ने, ओपेरन ने हेल्डन ने क्या किया, इन्होंने बोला कि लाइफ ना प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई हमारी। अब हुआ क्या था कि एक्चुअल में कि पहले इनऑर्गेनिक आता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं, इनऑर्गेनिक के बाद हमारा ऑर्गेनिक आता है, ऑर्गेनिक के बाद हमारा क्या आता है, ऑर्गेनिक आता है, इनऑर्गेनिक, फिर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स आती हैं। और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से ही और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से ही क्या बनता है, हमारी लाइफ बनती है, पहली लाइफ देखने को मिलती है, ठीक है। ये थी केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनता है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में बनता है। ये चीज़ थी कि प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनता है। कंडीशंस क्या थी अकॉर्डिंग टू हिम ऑन द अर्थ वाज, कंडीशंस ऑन द अर्थ वाज एट अ टाइम, कंडीशन ऑन अर्थ वाज हाई टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई था, CH4 था हमारा, NH3 था, वॉल्केनिक काफ़ी इरप्शंस हो रहे थे, वॉल्केनिक चीज़ें हो रही थी, एंड वाटर वेपर वगैरह था, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने को मिली एट अ टाइम। अब ये तो थी अकॉर्डिंग टू किसके द्वारा, कि हमारी ये थी हमारी केमिकल एवोल्यूशन जो ओपेरन एंड हेल्डन ने दी थी, ठीक है। कि हमारी ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनेगा, पहले ऑर्गेनिक बनेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि पहले ऑर्गेनिक बनेगा, इनऑर्गेनिक बनेगा, फिर ऑर्गेनिक बनेगा, उस पर की प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक से बनी। एंड इसने बोला कंडीशन क्या है, अर्थ पे हाई टेम्परेचर है, CH4 वोल्केनिक एरप्शंस हो रहे, वाटर टेम्परेचर था। ये तो थी हेल्डर ने ये चीज़ें बोली। अब हमारा इन 1953 में SL मिलर ने, स्पेलिंग ये नहीं है, मिलर ने क्या किया, सेम चीज़ें अपने एक्सपेरिमेंट में करके देखी। क्या क्या किया उसने, कि उसने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को कोस किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया ट्यूब में, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ट्यूब, कि उसने वॉल्केनिक eruptions के नाम पर वाटर वेपर किए, पानी के वेपर्स किए। कितने टेम्परेचर पर, पानी का वेपर थे 800 डिग्री सेल्सियस पर, CH4 था, NH3 था, H2 था। याद रखना इसमें NCERT में जब हमने पहला पैरा देखा था कि कंडीशंस क्या क्या थी, CH4 NH3 CO था, बट इन दिस केस पे इसके एक्सपेरिमेंट में CH4 NH3 H2 है। अकॉर्डिंग टू NC ये लिखा हुआ है, NCERT में ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसने ये किया एंड उसने देखा अमाइनो एसिड बनना शुरू हुआ, ठीक है। उसने ये अकॉर्डिंग टू हिम ना कि इसी से बनना, सो अमाइनो एसिड बनना शुरू हुआ, अमाइनो एसिड्स बना, शुगर्स बने, फैट्स बने एंड पॉलीमर्स बने, ये चीज़ें बननी शुरू हुई। वही चीज़ होगी कि इनऑर्गेनिक था, ऑर्गेनिक बना, और उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने, मतलब कि मेरा इनऑर्गेनिक जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उससे ऑर्गेनिक बना। ऑर्गेनिक लाइक वी हैव अमाइनो एसिड, मतलब अमाइनो एसिड ऐसी की चीज़ें ले लो, फिर अमाइनो एसिड से फर्दर हमारे क्या बनने शुरू हुए, प्रोटीन, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें बननी शुरू हुई एंड इसी से लाइफ आनी शुरू होगी। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक चीज़ों से हमारा लाइफ आनी शुरू हुई अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। ये थी केमिकल एवोल्यूशन की ऑर्गेनिक चीज़ों से लाइफ है, बट ऑर्गेनिक पहले इनऑर्गेनिक से आई, ठीक है। और जब उसने यही चीज़ एक्सपेरिमेंट, यही कंडीशन देकर ये एक्सपेरिमेंट किए ना, तो अमाइनो एसिड, ये शुगर फैट्स वगैरह आने शुरू है। जब हमने एनालिसिस किया हमारे मेथड, यही चीज़ें उसमें भी देखने को मिली थी एंड उसने देखा कि यही हमारी कहीं और जगह पे भी है सब्सटेंसेस, ठीक है। सो केमिकल एवोल्यूशन जो मोर और लेस क्या था, एक्सेप्टेड था। फिर आया
we have no idea about how the first self replicating metabolical capsule जो थी ना, पहली जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक, जो मतलब खुद रेप्लिकेट करके काम होती है, लाइफ किस तरह अरोज है, हमें ये भी नहीं आइडिया था। पहली नॉन सेलुलर जो फॉर्म थी ना, वो 300 बिलियन साल पहले बनी। डेट कुड हैव बीन, जो जाउंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। नॉन सेलुलर फॉर्म हमारी जो हो सकती है वो वायरस वगैरह कुछ भी हो सकता है। पहली 3 बिलियन साल पहले बनी। ये जाइंट मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए, ठीक है, आरएनए हो गया, आरएनए कहाँ गया, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स वगैरह कुछ भी हो सकता है। ये जो कंपाउंड्स है ना, ये रिप्रोड्यूस करते हैं मॉलिक्यूल्स को, ये रिप्रोड्यूस करते हैं अपने मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। सो हमने बोला कि पहली, हमें अभी नहीं पता कैसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग खुद कैप्सिड किस तरह आई। पहले नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म आई जो 3 बिलियन साल पहले। ये जाइंट मॉलिक्यूल्स, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड कुछ भी हो सकता है, इन्होंने कैप्सूल्स ने अपने मॉलिक्यूल्स को बनाया, ठीक है। फिर पहली सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो थी वो पॉसिबली अरेंज हुई थी, डिड नॉट पॉसिबली टिल अबाउट 200 मिलियन, वो पॉसिबली नहीं हुई थी, 2 बिलियन तक हुई, ठीक है। ये पहली लाइफ फॉर्म जो थी सेलुलर लाइफ फॉर्म 2 बिलियन साल पहले, 200 बिलियन साल पहले, जो प्रोकैरियोट थी, पहली प्रोकैरियोट आई, फिर जाकर ईकैरियोट आना शुरू हुआ। ये प्रोबेबली सिंगल सेल होंगे एंड जितने भी लाइफ फॉर्म्स थी वो पानी में होंगी। एंड दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज थ्रू द एवोल्यूशनरी फोर्स फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल, कि जो पहली जो फॉर्म ऑफ लाइफ थी ना, ये वर्जन ऑफ बायोजेन की पहली फॉर्म नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से आ रही है, ये लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। सो पहले बन गई तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म लाइफ कुड हैव बीन इवॉल्व्ड इनटू कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी, एंड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेट मी स्टार्ट। नॉन सेलुलर फॉर्म, सेलुलर फॉर्म आई, मैं लिख दूंगी कब आएगी, सेलुलर फॉर्म्स आई, ठीक है। ये सेलुलर फॉर्म हमारी सिंगल सेल्ड हो सकती है, सिंगल सेल हो सकती है, और ये सिंगल सेल पहले प्रोकैरियोट्स आए, ठीक है, पहले प्रोकैरियोट्स आने शुरू हुए। ये कब आए, 3 बिलियन ईयर्स अगो, एंड ये 2 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 2 बिलियन ईयर्स अगो। फिर हमारी सिंगल सेल्ड आया, ईकैरियोट्स आने शुरू हुए। कौन से थे सिंगल सेल ईकैरियोट्स, हमारे प्रोटिस्टा जैसे हो गया ना, तो ईकैरियोट्स आने शुरू हुए, सिंगल सेल ईकैरियोट्स आने शुरू हुए, कौन से थे उस पे। फिर हमारी फर्दर लाइफ स्टार्ट होनी शुरू हुई। पहले अगर हम देखें ना, फोटो हेटरोट्रोफ वगैरह, इनमें सबसे पहले हेटरोट्रोफ आया, हेटरोट्रोफ आया सबसे पहले। हेटरोट्रोफ के बाद ऑटोट्रोफ में सबसे पहले कीमो ऑटोट्रोफ आया, कीमो ऑटोट्रोफ के बाद फोटो ऑटोट्रोफ आया, ठीक है। और ये जो फोटो ऑटोट्रोफ थे ना पहले वाले, वो अनएक्सोजेनिक थे, मतलब जितनी भी पहले लाइफ फॉर्म आई थी ना वो अनएक्सोजेनिक थी, ठीक है। ये फोटो ऑटोट्रोफ एनएक्सो, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये चीज़ें। फिर आई हमारी फोटो ऑटोट्रोफ जो थे ऑक्सीजेनिक वाले, अनएक्सोजेनिक थे, फिर ऑटोट्रोफ ऑक्सीजेनिक आए, ठीक है। और ये जो थे, ये हमारा जैसे बीच, ये ब्लू ग्रीन एल्गी थी। सो ये चीज़ें जो थी आपको याद रखना है कि पहले नॉन सेलुलर फॉर्म, जो पिछले मैंने पैरा पढ़ा है ना, वो नॉन सेलुलर फॉर्म आई, ठीक है। फिर सेलुलर फॉर्म आई, ये सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स हो सकते हैं, फिर सिंगल सेल। और याद रखना जितनी भी लाइफ फॉर्म्स आई थी ना वो पहले, वो सारी की सारी पहले पानी के एनवायरनमेंट में आई थी, ये याद रख लेना। और दूसरा है, पहले सबसे पहले हेटरोट्रोफ आया, फिर कीमो ऑटोट्रोफ आया, फिर फोटो ऑटोट्रोफ आया, फिर फोटो ऑटोट्रोफ ऑक्सीजेनिक, मतलब पहले वो नहीं आया। अब ये जैसे ऑक्सीजन बन गया ना, फिर ओजोन लेयर भी बननी शुरू हो गई थी, ठीक है। सो इसमें इस लाइन में याद रख लेना, इससे हमें इस पैरे से ये पता लगता है कि जो पहली लाइफ फॉर्म है ना हमारी, वो मोर की जो लाइफ फॉर्म है वो मेरी किससे बन रही है, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से, वो मोर और लाइक एक्सेप्टेड हो गई थी। पहले केमिकल एवोल्यूशन आया था कि मतलब मेरा ऑर्गेनिक से बनना है, तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि जो मेरी पहली लाइफ फॉर्म है ना वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से ही बनकर आई है, ठीक है। सो इट वॉज एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी। अब पहली लाइफ फॉर्म एवोल्व हुई कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी में, जो अब हम पढ़ेंगे। अब आई एवोल्यूशन होना लाइफ फॉर्म्स का। एक और थ्योरी थी स्पेशल क्रिएशन, मतलब उनका हिसाब से मतलब हर एक अलग अलग ओरिजिन के, उनके रिलीजन के हिसाब से लोगों ने बोला कि ऐसे, अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म की मतलब ब्रह्मा जी थी, उन्होंने लाइफ बनाई थी, वो अलग अलग रिलीजन के अलग अलग वो थी। सो कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर हमें बताता है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की, ये थ्योरी के 3 कॉन्ट्रडिक्शन है। मतलब पहली चीज़ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एज सच बनी है, जो हम देखते हैं ना वो एज सच बनी है, ऐसे ही आ गई है ऊपर। दूसरी, डाइवर्सिटी हमेशा से सेम थी सिंस द क्रिएशन एंड फ्यूचर में भी सेम रहेगी। अर्थ 4000 बिलियन,
बट ये चीज़ को कैसे पता लगा ये गलत है, क्योंकि हमने फॉसिल्स जब देखे ना, फॉसिल्स कुछ ऐसे फॉसिल्स थे जो लाखों लाखों साल, करोड़ों करोड़ों साल पुराने थे, तो इससे मैं पता लगा कि ये तो गलत है। ठीक है, सो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की 3 कोनोटेशन है, याद रखना। मैं इसको पहले सीधा, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो थी ना, इसके 3 कोनोटेशन है। ठीक है, इट हैज 3 नोटेशन है। ठीक है, पहला मैं इसी से लिखूंगी, लाइफ अपेयर एज सच, कि लाइफ जैसी है ना वैसी ही है, आई है। लाइफ अपेयर्ड एज सच एंड डाइवर्सिटी इज सेम सिंस क्रिएशन, जब से हुआ है, सिंस द क्रिएशन, उसी से डाइवर्सिटी शुरू से ही सेम है, एंड सेम फ्यूचर में भी सेम रहेगी। ठीक है, ये चीज़ है। तीसरा, जो हमारा ये जो अर्थ है ये 4000 साल पुराना है, 4000 ईयर ओल्ड है। ये स्पेशल क्रिएशन थी जो नहीं डिस्कार्डेड कर दी गई थी कुछ टाइम के बाद। ठीक है, सो क्या था इसके बारे में कि लाइफ जैसी थी वैसी, मतलब ऐसी ऊपर उठ के उन्होंने जो लाइफ थी, ऑर्गेनिज्म थे, उनको ऐसे रख दिया था। दूसरा कि डाइवर्सिटी सेम थी, जितने ऑर्गेनिज्म है शुरू से ही सेम है, एंड फ्यूचर में भी वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, और दूसरा कि हमारा जो ये अर्थ है ये 4000 साल पुराना है। ठीक है, अब ये आइडिया स्ट्रांगली चैलेंज हुए 19th सेंचुरी में, एंड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग कि जब HMS बेगल जो था ना, HMS बेगल था डार्विन का शिप। ठीक है, उस शिप में जब हमने गया कि ये आइडिया जो ये जब वो सी वॉयज में गया था ना, एक सेल शिप को HMS बेगल डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो था ना, ये हमारी अपनी शिप, इसकी शिप का नाम था HMS बेगल, ये सी वॉयज में गया था, ये गालपियागो आइलैंड में गया था, और इसने ना वहाँ पर सभी आइलैंड्स को देखा। ठीक है, उसने कंक्लूड किया जितनी भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स है ना, वो सिमिलरिटी शेयर करती है वेरिंग डिग्री टू, नॉट ओनली अमंग देम, कि वो ना ही अपने आप के साथ सिमिलरिटी शो करती है, बट उन ऑर्गेनिजम्स के साथ भी सिमिलरिटी शो करती है जो काफ़ी मिलियन साल पहले थे। ठीक है, काफ़ी लाइफ फॉर्म अब एग्जिस्ट भी नहीं करती है, एंड देयर हैड बिन एक्सटेंशन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन द ईयर्स गोन जस्ट बाय एज न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ। तो उसने बोला कि काफ़ी ऑर्गेनिजम्स है वो सिमिलरिटी शो करते हैं अपने साथ भी, एक दूसरे के साथ भी, जो ऑर्गेनिज्म पिछले साल काफ़ी साल पहले भी थे उनके साथ भी, मिलियन ईयर्स को पहले उनके साथ भी। काफ़ी लाइफ फॉर्म तो अब एग्जिस्ट भी नहीं करती है, काफ़ी लाइफ फॉर्म एक्सटेंट भी हो चुकी है, मतलब वो ख़त्म भी हो चुकी है, और उससे नई आनी भी शुरू हो चुकी है। ठीक है, एंड देयर हैड बीन अ ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, की धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है। मतलब मान लो 2 ऑर्गेनिज्म से वो रिप्रोड्यूस करेंगे, कुछ ना कुछ वेरिएशन आएंगे, धीरे धीरे वेरिएशन के साथ साथ क्या होगा, कुछ टाइम के बाद हमारा एक न्यू स्पीशीज बन जाएगा, इसको एवोल्यूशन बोलते हैं। सो उन्होंने बोला कि हर कोई सिमिलरिटी शो करता है, थोड़े बहुत साथ साथ में होते हैं, कुछ काफ़ी ऑर्गेनिज्म का एक्सटेंशन हो चुका है, काफ़ी लाइफ फॉर्म अब नई आ चुकी है, एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है। मतलब जो नई लाइफ फॉर्म्स है ना, फ्लोरा एंड फौना जो थे, प्लांट एनिमल में जो चेंजेस थे, ये जो थी ना, ये धीरे धीरे, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन के हिसाब से एनी पॉपुलेशन, याद रखना, एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक, हर कोई पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है जिसकी वजह से एक सर्वाइव कर पाएगा, दूसरा नहीं। सो दोज कैरेक्टर विच अनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशंस एंड वुड आउटब्रीड अदर डेट एट लेस एंड टू सर्वाइव इन, उस पर कि मान लो कि हमें पता है ऑर्गेनिजम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीच पॉपुलेशन होती है, बट रिसोर्सेज कम होती है, फिर भी हमारी लिमिटेड कैसे है सब कुछ चीज़ें, क्यों ज़्यादा नहीं, फ्लक्चुएशंस होती है, सीजनल फ्लक्चुएशंस होती है, वैसे तो स्टेबल रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स के बीच में कॉम्पिटिशन होता है रिसोर्सेज के लिए, जो ज़्यादा वो होगी, एबल होगी सर्वाइव करने के लिए, वो सर्वाइव कर देगी, और दूसरे को क्या कर देगी, नीचे लेकर आ जाएगी, जो डेट विल बी एबल, वो दूसरों को आउटब्रीड कर देगी। मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म था, दो ऑर्गेनिज्म थे, ये ऑर्गेनिज्म था और ये ऑर्गेनिज्म था, इसने ये सर्वाइव कर गया, अब ये सर्वाइव कर गया, ये आगे जाके करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और ऑर्गेनिज्म अपने तरीके के बनाएगा। ठीक है, अनदर वर्ड इसको बोला जाता है फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल। ये
फिटनेस होती है इंडिविजुअल की या पॉपुलेशन की, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल या कोई एक पॉपुलेशन ग्रो कर पा रही है एज कम्पेयर टू द अदर ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से। तो फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन के हिसाब से होती है कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस होता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म के पास रिप्रोडक्टिव जो फिटनेस है, कौन सा रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ज़्यादा है, वो सर्वाइव करेगा, उसके ही स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हैंस दोज हु आर बेटर फिट इन एनवायरमेंट, जो आसानी से फिट कर सकते हैं वो ज़्यादा प्रोजेनी छोड़ेंगे एंड ये सर्वाइव ज़्यादा करेंगे एंड विल बी सिलेक्टेड, और जो ज़्यादा सर्वाइव वो ज़्यादा प्रोजेनी एंड वो नेचर उनको सिलेक्ट करेगा। ये थी हमारे इसने इसको बोला नेचुरल सिलेक्शन एंड एम्प्लॉयड इट एज, इसने बोला कि इससे क्या होता है कि इससे एवोल्यूशन हुआ। सो हुआ क्या, डार्विन HMS बेगल में अपनी शिप में अपने गालपियागो आइलैंड में गया, उसने देखा कि काफ़ी ऑर्गेनिजम्स है जो एक दूसरे के साथ ना सिमिलरिटी शो करते हैं, ना ही अपने साथ, काफ़ी ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ भी शो करते हैं जो मिलियन साल पहले पहले थे। ठीक है, ये चीज़ आई। अब हुआ क्या इस चीज़ से कि अब ऐसे ऑर्गेनिज्म कई तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कई अब नहीं आ चुके हैं। सो उसने बोला कि ग्रेजुअल एवोल्यूशन, धीरे धीरे एवोल्यूशन होना शुरू हुआ है। कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। जो सर्वाइव कर लेते हैं वो दूसरों को आउटब्रीड कर देते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और डार्विन के हिसाब से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो फिट होगा, एंड अकॉर्डिंग टू फिटनेस वो कौन सी फिटनेस होती है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है। अब जो सर्वाइव करेगा वो ज़्यादा अपनी प्रोजेनी छोड़ेगा एंड उसको नेचर सेलेक्ट कर लेगी। इसको ही नेचुरल सिलेक्शन बोला जाता है एंड इसको एक एवोल्यूशन का मैकेनिज्म कहा जाता है। सो व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, कि नेचर उसको सिलेक्ट करती है कि मान लो 2 ऑर्गेनिजम्स थे, ये 2 ऑर्गेनिज्म थे, ये ज़्यादा फिट था, रिप्रोडक्टिव फिटनेस इसकी ज़्यादा थी, इसने ज़्यादा सर्वाइव कर पाया, आगे जाके ज़्यादा अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बना पाए एंड इसको ही आगे जाके नेचर सेलेक्ट करती जाएगी। ठीक है, जो अपने बेटर फिट हो सकता है। अब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक वेरिएशन होती है, हर इंडिविजुअल में वेरिएशन होती है, जिस इसी वेरिएशन की वजह से एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पा रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एंड अल्फ्रेड वेलेस जो था ना, इसने भी, ये भी एक नेचुरलिस्ट था जिसने मेलाय आर्चिपेलागो में काम किया था। वो भी सेम कंक्लूजन पे किया था, उसने भी यही चीज़ की थी कि जो ऑर्गेनिज्म होते ज़्यादा कुछ मतलब वेरिएशंस होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। ये जो नेचुरल सिलेक्शन की बात थी ना, यही सेम चीज़ ना इसने भी की थी, अल्फ्रेड वेलेस ने सेम टाइम में की थी। बट उसको ज़्यादा इसलिए मिली, उसको लोग इसलिए जानते थे क्योंकि हमारा जो वो था ना डार्विन था, वो इंग्लैंड से था। एंड इंग्लैंड में अकॉर्डिंग और एट द टाइम इंग्लैंड में जो था ये काम, इंग्लैंड का काफ़ी ज़्यादा वो था कि उसको ज़्यादा माना जाता था, तो डेट इज़ वाई उसको ज़्यादा बोला गया। एंड वो भी सेम टाइम पे है एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली हर न्यू तरीके के ऑर्गेनिज्म आने शुरू हुए। जितने भी लाइफ फॉर्म थी ना वो सिमिलरिटी शो करते थे, जितने भी लाइफ फॉर्म्स है ना हमारे अब तक, वो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी शो करते हैं, उनके कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होते हैं। एक अब मान लो, खुद ही तो मैंने बोला था एक लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया, एक ऑर्गेनिज्म बने उसी से तो आगे आगे बने, मतलब सभी का एक कॉमन एंसेस्टर होता है। सो ये एंसेस्टर्स वो अलग अलग टाइम पे प्रेजेंट थे, एपॉक्स पीरियड्स वगैरह ये अलग अलग टाइम पे प्रेजेंट थे, बट सारे के सारे एक दूसरे के साथ कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं। जियोलॉजिकल हिस्ट्री कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, कि जो जियोलॉजिकल होते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ साथ हमारी जो लाइफ्स है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो भी चेंज होते जाएंगे। ठीक है, कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन इज दैट अर्थ इज़ वेरी ओल्ड, अर्थ इज़ वेरी ओल्ड, ना कि 1000 है एंड बिलियन साल पुरानी है। ठीक है, एंड ये जो ये जो अल्फ्रेड वेलेस एंड डार्विन है ना, इन्होंने एक बुक पढ़ी थी, आई थिंक पॉपुलेशन के बारे में थी, एंड उसी पॉपुलेशन दोनों ने इकट्ठे पढ़ी, दोनों ने इकट्ठे कंक्लूजन दिया था। ठीक है, सो इसमें हमने क्या पढ़ा अभी तक। सो डार्विन से स्टार्ट करते हैं। डार्विन ने, और दोनों ने एक्चुअली, डार्विन ने एंड अल्फ्रेड वेलेस ने, दोनों ने ये, इसने अपनी HMS बेगल में, उसकी शिप थी, और इसने कहाँ गया था, ये गालपियागो आइलैंड। ठीक है, ये गालपियागो आइलैंड में गया था, और जो ये था इसने मलाय आर्चिपेलागो इसने इस पे काम किया था। ठीक है, दोनों ने बुक पढ़ी थी पॉपुलेशन के बारे में, आगे आपको लिखा भी जाएगा किसकी बुक थी, NCERT में आगे लाइन भी है तो मैं उसमें आपको दिखा दूंगी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो इन्होंने पॉपुलेशन के बारे में एक बुक पढ़ी थी एंड इसने कॉन्सेप्ट दिया नेचुरल सिलेक्शन का। ठीक है, इन दोनों ने क्या दिया, नेचुरल सिलेक्शन दिया, कि उसने अकॉर्डिंग टू दिस, कि मान लो कि ये मेरे पास ऑर्गेनिज्म है, कि हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एंसेस्ट्री शो करता है। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म के साथ सिमिलरिटीज होती है, एंड उसने बोला कि मान लो मेरे पास हर ऑर्गेनिज्म के वेरिएशन होती है, ये ऑर्गेनिज्म है, ये कुछ वेरिएशन होगी, थोड़ी बहुत ही होगी बट होगी। अब ये मान लो फिटेस्ट है, रुको मैं यहाँ पर आपको ये करवाती हूँ, ये वाला है। अब ये जो है ना, ये वाला फिटेस्ट है। ठीक है, अब ये फिटेस्ट होगा,
अब ये फर्दर आउटब्रीड करेगा और अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म बनाएगा। एंड जोन सा भी ऑर्गेनिजम्स, क्यों ये क्या, क्योंकि ये फिट है। फिटनेस कौन सी होती है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है, याद रख लेना, अकॉर्डिंग टू डार्विन रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है। अब ये ज़्यादा फिट होगा एंड आगे जाकर ऑर्गेनिज्म बनाएगा, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाएगा, तो ये ही सिलेक्ट होगा नेचर के साथ, सिलेक्टेड बाय नेचर, एंड इसी को ही बोला जाता है हमारा नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, सो यही था इसके बारे में अभी तक कि क्या पढ़ा, कि हमने बोला कि थ्योरी आई स्पेशल क्रिएशन की। क्या बोला गया था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में, कि पहले आई कि हमारा अर्थ जो है वो 4000 साल पुराना है। एक आए कि लाइफ जैसी है वैसी ही आई है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, डाइवर्सिटी सेम है जैसी पहले थी, अब भी फ्यूचर में भी ऐसे ही सेम होगी। बट इसको 19th सेंचुरी में चैलेंज किया गया। एंड ये आइडिया कब आया, कि जब उसने सी वॉयज में गालपियागो आइलैंड में HMS बेगल में उसकी शिप थी, उसमें वो गया और डार्विन ने उसने देखा सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो अपने कुछ ना कुछ वेरिएंट डिग्री में शेयर सिमिलरिटी करते हैं, कुछ ना कुछ डिग्रीज में जाकर, कुछ ना कुछ चीज़ों में जाकर सिमिलरिटी शो करते हैं। और उस ये नहीं कि अपने साथ ही, उस ऑर्गेनिज्म के साथ भी शेयर करते हैं जो बिलियन साल पहले थे, मिलियन साल पहले थे। और इसी टाइम में इतने सालों में काफ़ी ऑर्गेनिजम्स है जो एक्सटेंट हो चुके हैं और काफ़ी नए ऑर्गेनिज्म आ भी चुके हैं। सो अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज अ ग्रेजुअल, याद रखना यहाँ पर लिख देती हूँ, डार्विन के हिसाब से एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ है, देयर इज अ ग्रेजुअल एवोल्यूशन। आगे आपको एनसीईआरटी में लिखा है ग्रेजुअल है, स्मॉल है, डायरेक्शन ऐसे ये चीज़ें भी आएगी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हम कि ग्रेजुअल एवोल्यूशन इसी चीज़ों से होता है कि मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करके अब वही आगे जाके रिप्रोड्यूस करेगा उसे, और जैसे रिप्रोड्यूस करेगा कुछ टाइम के बाद कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगी, एंड आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे कर करके हमारे क्या होंगे, न्यू एवोल्यूशन हो जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सो यही आया कि एवोल्यूशन हुआ है। कोई भी एनी पॉपुलेशन इज बिल्ट इन, कुछ ना कुछ, हर पॉपुलेशन, मान लो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी। यही तो वेरिएशन है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ज़्यादा सर्वाइव कर पा रहा है। सो जो सर्वाइव कर पाएगा वो दूसरों को आउटब्रीड कर देगा। एंड अनदर वर्ड, इसको फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहा जाता है। हैंस दोज वर मेंट, जो फिट हो सकते हैं एनवायरमेंट में वो फिट करेंगे, अपनी प्रोजेनी छोड़ेंगे एंड उसको नेचर सेलेक्ट कर लेगा बाद में जाके। एंड ये इसको मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। याद रखना अल्फ्रेड वेल्सी ने भी यही चीज़ कही थी, सेम टाइम पे कही थी। एंड यही है कि काफ़ी ऑर्गेनिजम्स आए हैं, जितने भी एग्जिस्टिंग अभी तक जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनके कोई ना कोई सिमिलरिटीज़ है, वो पहले ऑर्गेनिज्म के साथ कुछ ना कुछ कॉमन सिस्टर शो करते हैं। फिर हमारी ये याद रख लेना, जियोलॉजिकल हिस्ट्री को रिलेट करती है विद द बायोलॉजिकल की, जैसे जैसे कंडीशन अर्थ के ऊपर कंडीशन है कि उस हिसाब से लाइफ फॉर्म्स भी चेंज होंगे। इससे हमें ये पता लगता है इस चीज़ से कि हमारी जो अर्थ है वो काफ़ी ओल्ड है, 1000 नहीं बिलियन ऑफ ईयर्स होगा। इसमें एविडेंस नहीं पढ़ेंगे, वो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन वुड हैव स्टार्टेड व्हेन सेलुलर। जब नेचुरल सिलेक्शन से अगर हम बोले, कि मैंने बोला नेचुरल सिलेक्शन एक मैकेनिज्म है एवोल्यूशन करने का, सो मैकेनिज्म बाय एवोल्यूशन होना नेचुरल सिलेक्शन से तब स्टार्ट हो गई थी जैसे ही सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ स्टार्ट हुई विद डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक, कि अलग अलग जो सेलुलर थे फाइम थी उनमें जो जो डिफरेंसेस थे उस डिफरेंसेस के हिसाब से क्या होने शुरू हुए, नेचुरल सिलेक्शन शुरू हुए। नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है कि दो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनमें से जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, उसको नेचर सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, यही होता है। सो जब से सेलुलर फॉर्म आनी शुरू हुई तब से ही आपको एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो एवोल्यूशन बाय, छोटी हो गई ज़्यादा, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन वुड हैव स्टार्टेड जब सेलुलर फॉर्म आनी शुरू हुई विद डिफरेंसेस इन मेटाबॉलिक एबिलिटी। जो मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी होती है ना, उसमें जो डिफरेंसेस थी, उसी डिफरेंस मैंने क्या बोला था, दो ऑर्गेनिज्म पूरे ही अगर सेम होगी तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सर्वाइव करेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगी, किसी के पास ज़्यादा कैपेबिलिटी दूसरे के पास नहीं होगी, तो उस हिसाब से ही हमारा क्या होता है कि एवोल्यूशन होता है। यही तब से शुरू हो गया था। एसेंस ऑफ डार्विन थ्योरी अबाउट द एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। जो एसेंस था ना उसका डार्विन थ्योरी का एवोल्यूशन, वो नेचुरल सिलेक्शन, मेन चीज नेचुरल सिलेक्शन थी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म लिंक टू लाइफ साइकिल। याद रखना, न्यू लाइफ फॉर्म्स का होना ये डिपेंड करता है लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन के बारे में। मतलब जिस ऑर्गेनिज्म का जितना लाइफ साइकिल होगा उस पर ही उतना ही आसानी से होगा। मतलब मान लो बैक्टीरिया 20-30 मिनट में अरोज कर लेते हैं तो उनके जल्दी, सो यही था कि बैक्टीरिया का 20 लाइफ साइकिल 20 मिनट का होता है, तो उसमें ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेगा। एंड कोई फिश हो गया, कोई वो हो गया, फाउल हो गया, जैसे बर्ड्स वगैरह, उनका लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है, सालों तक होता है, तो उनको मिलियन साल लग जाते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स डेट डिवाइड फाइज हैव द एबिलिटी टू बिकम मिलियन ऑफ इंडिविजुअल विद इन आवर्स। कि जो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स
जो जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो मल्टीप्लाई करे एंड मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल बन जाए विद इन आवर्स, की घंटे के अंदर ही वो मिलियंस ऑफ साल बन जाते हैं. कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया सेइंग ग्रोइंग ऑन अ गिवन मीडियम हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन टर्म ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज. उस पर कि जो एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब आपको मैं ये करके दिखाऊंगी कि एक ए बैक्टीरिया थी, उसमें मीडियम अलग था, ठीक है. एंड जैसे मीडियम चेंज किया वुड ब्रिंग आउट ओनली द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन दैट कैन सर्वाइव. कि हमने पहले ए मीडियम था, उसमें वो कर रही थी ग्रोइंग ऑन अ मीडियम हैज़ बिल्ट इन वेरिएशन इन द टर्म. उन्होंने एक वेरिएशन को डेवलप कर लिया कि वो कर दे. अब जैसे ही मीडियम चेंज होगा कुछ ऑर्गेनिजम्स ही होंगे जो उस मीडियम में सर्वाइव कर पाएंगे. सो कुछ पार्ट सर्वाइव कर गया अंडर द न्यू कंडीशन एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये वेरिएंट जो पॉपुलेशन होगा ये दूसरों को आउट ग्रो. अब जैसे वो हुआ तो वो ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो जाएगा एंड वो न्यू स्पीशीज की तरह पेयर हो जाएगा. एंड दिस वुड हैपन विद इन डेज, ये दिनों में ही हो जाएगा, कुछ दिनों. फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन अ फिश इट वुड टेक मिलियन. यही चीज़ अब ये तो दिनों के अंदर ही हो जाएगा ये चीज़ का न्यू एवोल्यूशन, न्यू स्पीशीज का आना. बट यही सेम चीज़ अगर मैं करना चाहती हूँ एक फिश या फाउल में, बर्ड में, तो मुझे मिलियन साल लग जाएंगे क्योंकि लाइफ स्पैन इन एनिमल्स का सालों में होता है. हेयर वी हैव फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन इस पे. सो हम बोल सकते हैं कि जो बी में थी ना ऑर्गेनिज्म, जो बी में ग्रो कर पाए उनकी ज़्यादा फिटनेस है देन डेट ऑफ ए में अंडर न्यू कंडीशन में. क्योंकि ए में वो सर्वाइव थे, सारे के सारे थे, बट बी में कुछ सर्वाइव कर पाए. तो जो बी में सर्वाइव कर पाए ना वो थे मेरे मेन जो सर्वाइव कर पाए थे. नेचर सेलेक्ट करती है जो फिटनेस था. सो वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स. सो याद रखना कि जो फिटनेस होती है ना, बोलते हैं कि ये फिटनेस के जो फिटनेस होगा उसको सर्वाइव उसको नेचर सेलेक्ट कर लेगा. ये बेस्ड होती है उन कैरेक्टर्स के ऊपर जो इनहेरिटेड, जो अपने उससे लेते हैं, पेरेंट्स से लेते हैं, जो इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है. सो देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सिलेक्टेड, कि एक जेनेटिक बेसिस होगा सिलेक्ट होने के लिए एंड टू इवॉल्व. अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग इज दैट सम ऑर्गेनिजम्स आर बेटर अडाप्टेड. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं वो ऐसे एनवायरमेंट में आसानी से ग्रो कर पाते हैं, वो ज़्यादा अडाप्टेड होते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स और जो नहीं होते वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. सो अडाप्टिव एबिलिटी जो होती है वो इनहेरिटेड होती है. याद रखना अडाप्टेशन होती है जिसमें जो अडाप्टेशन होती है वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, वो आउटब्रीड करेगा दूसरों को, ठीक है. ये इनहेरिटेड होती है, इसका जेनेटिक बेसिस होता है. एंड फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी. यही एंड रिजल्ट होता है कि वो अडाप्ट कर लेगा एंड उसको नेचर सेलेक्ट कर लेगी. सो क्या है, एनसीईआरटी में एक लाइन है. सो मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि रेट ऑफ अपेरेंस. पहले तो ये चीज़ पढ़ाई कि नेचुरल सिलेक्शन से एवोल्यूशन होना तब से ही शुरू हो गया था जब सेलुलर फॉर्म्स हुई थी, उनके बीच में मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी जो थी वो होनी शुरू हुई थी, उसमें डिफरेंसेस आने शुरू हुए थे, तब से ही नेचुरल सिलेक्शन ये होता है कि दो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस होगा, जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा कैपेबल होगा वो सर्वाइव कर लेगा और उसको नेचर सेलेक्ट कर लेगी, इसी को ही बोलते हैं. सो रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ लाइफ फॉर्म is linked to लाइफ साइकिल और स्पैन. मतलब मान लो कि ये मेरे पास ए बैक्टीरिया है, ये ए मीडियम है, यहाँ पर इतने ऑर्गेनिज्म, ये ए मीडियम है, ठीक है. अब मीडियम मैंने चेंज कर दिया, ये बी है. अब इसमें कुछ ग्रो कर पाएंगे. अब जो ये ग्रो करे है ना ये फर्दर आगे जाके ग्रो कर पाए हैं. सो इसमें ये थे, पर जैसे मैंने मीडियम चेंज किया तो ये जो था ना ये मीडियम चेंज करके कुछ ही पार्ट, इनमें से कुछ ही पार्ट ग्रो करके यहाँ पर हुआ, ठीक है. तो इसी को बोलते हैं फिटनेस, कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे जो कर पाए रिप्रोड्यूस, कुछ जो मतलब उन्होंने अपनी वो एबिलिटी दूसरे कंडीशन में भी आ पाए, और कुछ जो नहीं कर पाए तो फिर वो मर गए. सो ये था कि ये ए मीडियम था, इसमें इतने सारे ऑर्गेनिज्म थे. जैसे मैंने मीडियम चेंज किया इतने इसमें से इतने ऑर्गेनिज्म जो थे ना ये दूसरे मीडियम में सर्वाइव कर पाए. यही इनकी एबिलिटी थी, यही फिटनेस थी. एंड जो ये फिटनेस होती है ना, याद रखना फिटनेस फिटनेस इज इनहेरिटेड. याद रखना फिटनेस इज इनहेरिटेड. ये जो फिटनेस है जो ऑर्गेनिज्म वो कर पा रहा है, उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, वो इनहेरिटेड होती है, याद रख लेना. अब जैसे बैक्टीरिया, अब मैंने क्यों बोला कि लाइफ स्पैन के साथ होता है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर सकता है विद इन मिनट्स में वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, 20 मिनट्स के अंदर वो रिप्रोड्यूस करता है. सो एवोल्यूशन जो होता है आपको आवर्स में या दिनों में ही देखने को मिल सकता है, ठीक है.
और वही चीज़ अगर मैं फिश और फॉडर वगैरह ऐसी चीज़ों में देखूँ, मतलब फाउल वगैरह में देखूँ, तो यही आपको चीज़ देखने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स में आसानी से आपको नहीं देखने को मिलती है। सो अगर मैं बोलूँ फॉर द सेम थिंग टू सी, अगर मैं यही चीज़ देखूँ कि एवोल्यूशन मुझे देखनी है फिश व फाउल में, हमारे में देखनी है, तो इसमें मिलियन साल लग जाते हैं, क्योंकि हमारा लाइफ स्पेन अलग होता है। जिस ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन छोटा होगा और वो उतने ही उसका एवोल्यूशन उतना ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैंने आपको बोला था बी जो था, जो ऑर्गेनिज्म बी में फिट कर पा रहे थे वो ज़्यादा फिटनेस थे, एंड ये जो इनहेरिटेड होती है इसको अडेप्टेशन भी कहा जाता है। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अडेप्टेड होते हैं, इस अडेप्टेशन को इनहेरिटेड बोला जाता है। ये इनहेरिटेड होता है, इसका जेनेटिक बेसिस होता है। सो इससे हमें क्या पता लगा कि जोन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पा रहा है, जो फिट है ज़्यादा, वो उस कैरेक्टर के ऊपर फिट है जो इनहेरिटेड होते हैं। याद रखना ये इनहेरिटेड होते हैं। ये होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स दूसरे कंडीशन में ज़्यादा अच्छे से अडाप्ट कर पा रहे हैं। इस अडाप्टेशन को इनहेरिटेड, इसका जेनेटिक बेसिस होता है। मतलब ये फिटनेस का, ये फिटनेस रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, एंड ये जो फिटनेस है ना ये इनहेरिटेड है, इसका जेनेटिक बेसिस है। ये याद रखना ना। एंड फिटनेस ही एंड रिजल्ट होता है कितनी एबिलिटी अडाप्ट करने के लिए, सिलेक्टेड बाय द नेचर। जो चीज़ फिट होगी उसको ही वो अडाप्ट कर पाएगा और वो ही सिलेक्ट कर पाएगा नेचर में। ब्रांचिंग डिसेंट, याद रखना, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट क्या होता है कि यही था ब्रांचिंग डिसेंट, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि पॉपुलेशन जो होती है ना हमारी, वो ब्रांचिंग डिसेंट वो होता है जैसे किसी भी एक कॉमन ऑर्गेनिज्म से अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनने शुरू हुए, ठीक है। अब जैसे डार्विन की फिंचिस ने थी, एक ऑर्गेनिज्म था, उसने अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनाने शुरू कर दिए थे। उसी तरीके से ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, ये दो चीज़ें, नेचुरल सिलेक्शन एक ऑर्गेनिज्म जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, वो अपने प्रोजेनी बनाएगा, उसको नेचर सेलेक्ट कर लेगी। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के की कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। जो उसने बोला था एवोल्यूशन होता है, ये उसके की कॉन्सेप्ट थे। इवन बिफोर डार्विन से पहले एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट था लेमार्क, उसने बोला था कि एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैड अकर्ड बट ड्राइवन बाय यूज एंड इसकी, उसने बोला, लेमार्क ने कहा था डार्विन से पहले भी कि हुआ है एवोल्यूशन बट यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ हुआ है। इट अकर्स बाय द यूज एंड द डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ जिराफ एंड हु इन एन अटेम्प्ट, उसने बोला कि एक जिराफ जो जैसे पत्तियां लेता है, हुआ क्या, उसने अपने पत्तियों को खाने के लिए, उसने अटेम्प्ट टू फॉरेज ली, पत्तियों को फॉरेज होता है खाना। सो पत्तियों को खाने के लिए उसने अपनी जैसे जो नेक थी उसको लंबा करते गए, धीरे धीरे करते करते जो उसकी नेक लंबी, उसी से ही क्या हुआ, हमारे ऑर्गेनिज्म में वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जाना शुरू हुआ अकॉर्डिंग टू हिम, ठीक है। एज ए पास ऑन टू इंक्वायर करेक्टर ऑफ इलोंगेटेड टू सक्सीडिंग जनरेशन, जिराफ जो था वो केम टू हैव एक्वायर लॉन्ग नेक, बट इसको किसी ने नहीं माना, ठीक है। तो उसने बोला कि उसको यूज़ कर करके क्या हुआ कि उसने अपनी लेग फॉरेज करने के लिए, उसको पत्तों को खाने के लिए क्या किया, उसने अपनी लेग को बड़ा किया, धीरे धीरे करके वही उसके पास सभी जनरेशन के पास वो जाना शुरू है, बट इसको किसी ने नहीं माना था। बट हाँ, वेस्टिजियल जो ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जिसको कोई यूज़ नहीं करता, वो चाहे वो, उसने सही बोला कि डिसयूज़ होना कि उसकी वजह से क्या हो गया, धीरे धीरे कम होते गए, एंड आगे जनरेशन में भी वो नहीं आते गए, आपको कम होते गए। ये चीज़ सही थी उसकी, ठीक है। Is evolution a process or the result of the process? The world we see in animate या animate is the only success stories उसमें जब हम देखते हैं ना, वो बस ये है कि evolution के एक success stories है। When we describe the story, हम बोलते हैं कि evolution एक प्रोसेस है। जब हम बोलते हैं कि इस वर्ल्ड की क्या स्टोरी है, हम बोलते हैं एक evolution एक प्रोसेस है। ऑन द अदर, हम जब हम स्टोरी ऑफ द लाइफ बताते हैं, हम evolution को एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस बोलते हैं। जब हम इस जो वर्ल्ड है इसकी स्टोरी बताते हैं कि कैसा है कैसा नहीं, हम बोलते हैं एवोल्यूशन एक प्रोसेस है। बट अगर मैं बता रही हूँ स्टोरी, मतलब लाइफ कैसे आई अर्थ पर, तो वो एज अ कॉन्सिक्वेंस है एवोल्यूशन का, कि कॉन्सिक्वेंस है इस प्रोसेस का, कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचुरल सिलेक्शन से लाइफ वगैरह आई, ठीक है। जब मैं वर्ल्ड के बारे में बता रही हूँ, याद रखना, व्हेन वी डिस्क्राइब वर्ल्ड, ये लाइन आ भी सकती है कि व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड, जब मैं वर्ल्ड की स्टोरी बता रही हूँ तो हम एज ए एवोल्यूशन को एज अ प्रोसेस मानते हैं। बट जब मैं स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बता रही हूँ, उसको कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोसेस बोलते हैं, कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। वी स्टिल नॉट क्लियर कि हम एवोल्यूशन को एंड नेचुरल सिलेक्शन को एज प्रोसेस या एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेसेस बोले। अब हमें अभी भी नहीं पता लगा है ऐसी चीज़ों के बारे में। इट इज़ पॉसिबल दैट वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस ऑन पॉपुलेशन, याद आया, थॉमस मैल्थस का वर्क था पॉपुलेशन ने, जिन्होंने डार्विन को इन्फ्लुएंस किया था। नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल, कि ये कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन के ऊपर है जो एक्चुअल मतलब फैक्चुअल है, कि मानी गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन स्टेबल है साइज में, एक्सेप्ट फॉर उस पर, यही चीज़ मैंने आपको बोली थी कि नेचुरल मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बट रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो इस हिसाब से तो आपको बहुत ज़्यादा वो देखने, पर स्टेबल है पॉपुलेशन ज़्यादा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वो देखने को मिले। बट क्या है, पूरी पॉपुलेशन स्टेबल है, सीजनल फ्लक्चुएशन होती है बट एक्सेप्ट उसको छोड़ के स्टेबल है।
मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरी करते हैं, जैसे इनफैक्ट टू इंडिविजुअल्स, कोई भी दो इंडिविजुअल सेम ही नहीं है, इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, चाहे ये शक्ल में सेम लगेंगे बट मोस्ट ऑफ द वेरिएशन जो होती है ये इनहेरिटेड होती है, ठीक है। द फैक्ट थ्योरेटिकली पॉपुलेशन विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, अगर एवरीबडी रिप्रोड्यूस, अगर अच्छे से पॉपुलेशन का साइज एक्सपोनेंशियली सीधा बढ़ जाएगा अगर सभी रिप्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एंड ये आपको ग्रोइंग बैक्टीरिया के पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। इनफैक्ट द पॉपुलेशन साइज रियलिटी में लिमिटेड होती है, मतलब कि एक कंपटीशन है रिसोर्सेज का। लिमिटेड का मतलब होता है कि क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड, आप कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म उसको कंपटीशन होगा कि मैं खाऊंगा उस हिसाब से होता है, तो डेट इज वाई हमारी जो पॉपुलेशन का साइज है वो नॉर्मल है। ओनली सम सर्वाइव एंड ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ द अदर डेट कुड नो, एंड कुछ सर्वाइव कर लेते हैं दूसरे ग्रो नहीं कर पाते। द नोवेलिटी एंड ब्रिलियंट इनसाइट्स ऑफ डार्विन वाज दैट, उसने बोला वेरिएशंस, ये वेरिएशंस ही तो है, ये फिटनेस ही तो है जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म एक सर्वाइव कर पा रहा है दूसरे ने, ये इनहेरिटेड है। उसने कहा था जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को कुछ के लिए सही बना रहा है कुछ के लिए नहीं, एंड विल अनेबल टू रिप्रोड्यूस मोर प्रोजेनी एंड फॉर अ पीरियड ऑफ ओवर मेनी सर्वाइवल विल नीड प्रोजेनी एंड देयर वुड बी चेंज इन पॉपुलेशन। इसको मैं अच्छे से लिखवाती हूँ कि थॉमस मैल्थस, पहले तो ये लिखो थॉमस मैल्थस ने ही वर्क ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस्ड किया था, किसको इन्फ्लुएंस किया था, हमारे डार्विन को एंड एल्फ्रेड को भी किया था, नाम नहीं लिखा उसका बट किया था उसको भी। फिर नेचुरल सिलेक्शन मैंने आपको पहले ही बता दी थी, क्योंकि हमें पता है पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है और रिसोर्सेज काफ़ी कम होते हैं, ठीक है, बट पॉपुलेशन का साइज स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि कंपटीशन होता है उसके बीच में, एंड जो सर्वाइव कर पाएगा, मतलब जो सर्वाइव कर पा रहा है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म, नो याद रखना, नो टू इंडिविजुअल्स लुक अलाइक, दो इंडिविजुअल्स देखने में सेम नहीं होते ना, दो ये सेम नहीं होते हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वेरिएशंस होती है, यही जो वेरिएशंस होती है ये इनहेरिटेबल होती है, याद रखना हेरिटेबल होती है, एंड इसी वेरिएशन से एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पा रहा है दूसरा नहीं कर पा रहा है, जो सर्वाइव करता है वो ग्रो करना शुरू कर देता है एंड वो हमारा नेचर को सिलेक्ट कर लेता है। याद रखना ये लोमार्की की थ्योरी थी, लोमार्की की थ्योरी के बारे में भी पढ़ा देती हूँ एक बार, यूज एंड डिसयूज, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, आई थिंक ऑर्गन्स है कुछ भी है। सो उसने बोला कि जिराफ जो था ना वो क्या कर रहा था अपने पतियों को खाने के लिए, उसने इलोंगेट फॉरेज लीफ, पत्तियां खाने के लिए उसने अपने जो लीव्स थी वो थी नेक को उसने बड़ा किया, एंड उसके बाद बड़े होते होते क्या हुआ कि वो हमारे सक्सेसिव जनरेशन में भी आपको देखने को मिल गया, बट ये सही नहीं था, बट वेस्टिजियल जो थी वो उसको सपोर्ट करता था, वेस्टिजियल थ्योरी जो थी ना कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, डिसयूज भी वो सही था उसका, ठीक है। सो इस पैरे में हमने ये पढ़ा कि हमारा वही जो मैंने आपको बोला पॉपुलेशन का साइज काफ़ी ज़्यादा होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होती है, इसकी वजह से आपको पॉपुलेशन स्टेबल देखने को मिलता है, तब भी क्यों देखने को मिलता है, बैक्टीरिया कितना ग्रो करती है, आपको एक्सपोनेंशियली ग्रो कब देखने को मिलेगा पॉपुलेशन का साइज, जब सभी रिप्रोड्यूस करेंगे, बट ह्यूमन के पॉपुलेशन हम मतलब ह्यूमन नहीं एक्चुअली में, बट हमारे जो पॉपुलेशन अगर साइज देखा जाए ना बैक्टीरिया में तो आपको देखने को मिलेगा कि रिप्रोड्यूस काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन, बट एक्चुअल में जो पॉपुलेशन साइज होता है ना हमारे इन चीज़ों में वो क्या होता है, नॉट हमारे में बट एक्चुअल में जो छोटी मोटी बड़ी चीज़ें होती हैं जिनका लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिलती है कि उनका स्टेबल होता है, क्योंकि उन रिसोर्सेज उन पॉपुलेशन के बीच में कॉम्पिटिशन होता है, जो सर्वाइव कर पाएगा मतलब जो ज़्यादा फिटेस्ट होगा, एंड ये फिटनेस जो होती है ये हेरिटेबल होती है, मतलब अभी मैंने बताया कि दो ऑर्गेनिजम्स देखने में सेम नहीं होते, उनके बीच में कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलती है, यही वेरिएशन की वजह से एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पा रहा है और दूसरा नहीं कर पा रहा है। सो यही है पॉपुलेशन साइज रियलिटी में लिमिटेड होता है, मतलब कोई कंपटीशन हो रहा है, ओनली कुछ सर्वाइव करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, दूसरे के द कॉस्ट ऑफ द अदर्स वो ग्रो कर पाते हैं। एंड नोवेलिटी एंड विलिटी की उसने बोला कि वेरिएशन जो हेरिटेबल होती हैं, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन
ये वेरिएशंस ही किसी ऑर्गेनिजम्स के लिए उसको आसानी से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। एंड विच अनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस एंड लीव, जो ज़्यादा उनके पास फिटनेस होगा, जिसकी वेरिएशन ज़्यादा होगी, वो ही सर्वाइव कर पाएगा, वो ही आगे जाके रिप्रोड्यूस कर पाएगा। एंड फॉर अ पीरियड काफ़ी जनरेशन सर्वाइवर विल लीव मोर प्रोजेनी एंड देयर वुड बी चेंज इन द पॉपुलेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स एंड हेंस न्यू फॉर्म, कि जैसे ही हमारे न्यू जनरेशन के साथ सर्वाइवर अपनी प्रोजेनी को ज़्यादा छोड़ेगा, ऑफकोर्स जो बच्चा है वो ज़्यादा प्रोजेनी छोड़ेगा, उसके बाद उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, एंड टाइम के साथ साथ आते आते क्या होगा, न्यू फॉर्म अराइज होना शुरू हो जाएगी। सो ये ही था पूरा नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट तो ये था ना, एक कॉमन ऑर्गेनिज्म से क्या हुआ, दूसरे ऑर्गेनिज्म आने शुरू हो गए, जैसे डार्विन का फिंचिस वाला था, ठीक है। सो ये था हमारा नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। एक बार मैं कल भी इसको पढ़ाऊंगी।